नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले तो आप ये लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो रीट के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मुश्किल से 20 से 25 दिन होंगे और वो भी न्यू ईयर है वगैरह है, ये सब आएंगे। तो लास्ट में आपको जितना अपना जो फोकस है वो इसी एग्जाम पर रखना है और कोशिश ये करनी है कि अपना जितना भी सिलेबस है उसको कम से कम 3 से 4 बार हम ये 20 दिनों में अगर निकाल लें तो ये जरूर है कि अगर एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आपकी उसमें गलत नहीं होंगे। अब देखो उसका तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि हम डेली 2-3 सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर जैसे मैं खुद कौन सा तरीका अपनाता था तो उसमें यह है कि जैसे मान लो एक सब्जेक्ट लिया और उस सब्जेक्ट को मैं पूरे दिन पढ़ता था, उसके बाद में वो कंप्लीट हो जाता था। फिर उसके बाद में मान लो सब्जेक्ट छोटा है तो उस दिन आप 2 सब्जेक्ट को टारगेट के रूप में रख सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये मान के चलो कि ये जो 20 से 25 दिन आपके पास में है तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस 2 से 3 बार हो जाएगा। और उसके अलावा भी आप लोगों को थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी भी तय करनी होगी कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर हमारी पकड़ बहुत मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे अभी भी हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो उस सब्जेक्ट को फिर से एक बार देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है उसमें अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को मिस करके जाते हो तो ये मान के चलो कि आप कंपटीशन से लगभग बाहर हो जाओगे। तो पूरा फोकस करना है कि एक भी सब्जेक्ट का एक भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए और साथ ही में जो पूरा सब्जेक्ट है उसके हर एक पॉइंट्स को आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो जैसे पिछली क्लास में आपको पता होगा कि मैंने एक क्लास करवाई थी आरटीई पर, राइट टू एजुकेशन पर, जिसमें मैंने जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसकी कंप्लीट थ्योरी करवाई थी। और उस क्लास में मैंने ये भी कहा था कि आने वाले जो समय में हम रीट से संबंधित और भी क्लासेस लेकर के आएंगे। उस क्लास में मैंने ये भी कहा था कि ये जो क्लास होगी ये थ्योरी के रूप में होगी और उसके बाद में जो अगली क्लास होगी उसमें हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आगे जो भी टॉपिक है, जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से, तो इससे संबंधित भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम अगली क्लास में जरूर करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो कि आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं सिलेबस के जो लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर प्रश्न सही नहीं हो रहे, तो आप बता भी सकते हैं। जैसे एक तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला ये मेरे शेड्यूल में है। उसके अलावा एक भाषा वाला टॉपिक है आपके राजस्थानी भाषा और साहित्य के नाम से, उस पर अगर आप लोगों की रुचि होगी तो उस पर भी क्लास ले सकते हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है आपके राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से, जिसमें अगर आप लोग देखोगे तो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित टॉपिक है, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक मेंशन नहीं कर रखा। उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें राजस्थान पॉलिटी से संबंधित सारे ही प्रश्न आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी क्लास जो भी 4 से 5 घंटे होगी उसी टॉपिक पर रखें, ताकि अगर 2 से 3 प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न किससे है, आरटी से लेकर के। और ये क्लास है जो मैंने इससे पहले करवाई थी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर के। ये क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसको पिन भी कर दिया जाएगा कमेंट में, तो वहां पर आप जाकर आप देख सकते हो। तो जैसा पहला प्रश्न है हमारा कि बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था। अब इस प्रश्न की जो शुरुआत हो रही है वो वहीं से हो रही है जहां से टॉपिक की शुरुआत होती है। अब 2 मिनट के लिए आप ये देखो कि ये प्रश्न तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं पूरा, यानी कहां से हमारे शिक्षा के अधिकार की शुरुआत हुई और यहां तक हम कैसे पहुंचे। 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे 1870 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा को लेकर के अधिनियम पारित हुआ, और फिर उसके बाद में 1882 में भारत में इसको लेकर मांग उठी, और ये मांग उठी थी उस समय जो भारतीय शिक्षा आयोग बना था हंटर की अध्यक्षता में, उसमें ये मांग उठी थी। फिर उसके बाद में अगर अब भारत थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1893 के आसपास जो बड़ौदा के जो महाराज थे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, उन्होंने अपने एक क्षेत्र था राज्य का अमरेली क्षेत्र, उस क्षेत्र में पहली बार भारत में जो बालक हैं उनके लिए क्या की थी, अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी। और ये शिक्षा की शुरुआत किसके लिए थी, केवल बालकों के लिए थी। फिर उसके बाद में 1906 में जाकर के उन्होंने संपूर्ण जो अपना जो राज्य था उसमें ये अधिकार स्थापित कर दिया कि अनिवार्य रूप से उनको क्या होगा, शिक्षा का अधिकार होगा। फिर उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 18 मार्च 1910 के आसपास गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, उन्होंने भारतीय क्षेत्र के अंदर अनिवार्य शिक्षा को लेकर के जो ब्रिटिश विधान परिषद थी उस समय, तो उसके सामने एक प्राइवेट मेंबर के रूप में बिल पेश किया था। वो बिल हालांकि पारित नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप देखें स्टार्टिंग में तो सबसे पहले प्रयास किसने किया था भारतीय क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा को लेकर के,
तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और जिनको आप शिक्षा के अधिकार के जनक के रूप में भी पढ़ते हो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो 1917 के आसपास विट्ठल भाई जो पटेल थे, उन्होंने एक बिल लेकर के आए थे और वो बिल पारित हुआ, और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लेकर भारत में पारित होने वाला वो पहला बिल था। कौन लेकर के आए थे? विट्ठल भाई पटेल। तो 1917 के बाद ये हुआ। फिर उसके बाद में 1937 की जो वर्धा योजना थी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने वह बुनियादी शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद में हमारा देश आजाद हुआ, देश के संविधान का निर्माण हुआ। जब देश के संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय यह बात चली थी कि इसको शिक्षा के अधिकार को कहां शामिल किया जाए, लेकिन उस समय इसको मौलिक अधिकारों में जगह न दे करके जो हमारा जो भाग 4 है संविधान का, नीति निदेशक तत्व के नाम से, वहां पर इसको शामिल किया था। और नीति निदेशक तत्व का जो आर्टिकल था 45, उसमें यह प्रावधान किया था कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा क्या करवाएगा? उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि ये नीति निदेशक तत्व में था इसलिए ये वाद योग्य नहीं था, यानी इसको लागू करना किसकी मर्जी पर डिपेंड था? तो राज्य की मर्जी पर निर्भर था। तो इस वजह से ये लागू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे चलो, 1993 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया इसके संबंध में, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में कहा कि भारतीय नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, और ये जो आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, उसी में ये शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट का 1993 में डिसीजन आ गया। फिर उसके बाद में हमारी संसद ने एक संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। और इसको कहां पर शामिल किया गया? आर्टिकल 21A नाम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, और उसमें बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या है? अधिकार है। तो ये पूरा हमारा बैकग्राउंड है। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कंप्लीट, तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो जरूर जाकर के वो क्लास देखें। अब ये एक्ट है तो इस एक्ट के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। तो पहली बात की जो आरटी अधिनियम है, ये 2009 में लाया था, राइट टू एजुकेशन के नाम से अधिनियम आया था 2009 में। और अगर आपसे पूछे कि ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ये अधिनियम लागू हुआ था। अब उसके बाद में क्या था कि ये आरटी जो एक्ट आया था, ये आया था राज्यसभा में, और राज्यसभा ने 20 जुलाई को इसको क्या किया? पारित किया 2009 को। फिर उसके बाद में ये एक्ट गया लोकसभा में, और लोकसभा ने इसको कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि जब भी कोई भी बिल लाया जाता है तो वो बिल पहले सदन में लाया जाता है, दोनों सदन जब उसको पारित करते हैं तो वो बिल राष्ट्रपति के पास में जाता है, और जब राष्ट्रपति साहब उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आरटी 2009 के नाम से एक बिल आया जिसका नाम था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको राज्यसभा ने पारित किया 20 जुलाई 2009 को। उसके बाद में लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को उसको पारित किया, और राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर कब किए उस पर? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और जैसे ही उन्होंने हस्ताक्षर किया वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो अगर आप लोगों से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा और वो प्रश्न उसको डेट से संबंधित पूछना होगा, तो जनरली ये 3-4 दिनांक ऐसी हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये बिल कब का है, ये अधिनियम है, ये कब कब का है, ये 2009 का अधिनियम है। उसके बाद में इसको राज्यसभा ने कब पारित किया? तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने पारित किया। लोकसभा ने इस अधिनियम को बिल को कब पारित किया? तो वो पारित किया था 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किया? 26 अगस्त 2009 को। और ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम लागू हुआ था। तो इसकी अगर आप लोगों को लागू होने की डेट पूछे तो वो डेट है 1 अप्रैल 2010। अब अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड बताया था, उस बैकग्राउंड के माध्यम से अगर आप लोगों ने वो ठीक से सुना होगा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। क्योंकि भारत में शिक्षा के अधिकार की पहल किसने की थी? तो वो पहल किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये जो बिल थे ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष कब लेकर के आए थे? मार्च 1910 में। इसके समक्ष लेकर के आए थे? ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष। और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसका भारतीय क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लेकर के।
लेकिन ये क्या है, पारित नहीं हुआ। लेकिन पहल इन्होंने सबसे पहले की थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है। और शिक्षा के अधिकार की पहल भी सबसे पहले किसने की थी, तो वो थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारे, ए। अब देखो अगला प्रश्न है, कुछ लोग कहेंगे कि सर इस तरह के प्रश्न क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये तो बहुत आसान से प्रश्न लग रहे हैं। देखो इसमें ज्यादातर प्रश्न वही हैं जो आपके पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया है, ताकि आप लोगों को यह पता लगे कि इस एक्ट से जो प्रश्न पूछेगा बोर्ड वो किस तरीके से पूछेगा। जैसे ये प्रश्न लो, अब इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। अब इसमें दो तीन पक्ष हैं और तीनों को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर आप पूछेंगे कि मूल संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय था, यहां पर लिख देते हैं शिक्षा, तो मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। तो आप कहोगे कि सर फिर राज्य सूची का विषय था तो वर्तमान में क्या स्थिति वही है या फिर ये बदल गई है। तो इसकी स्थिति चेंज हो गई है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1976 में हमने 42वां संविधान संशोधन किया और वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती। तो शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। और ये पूछ रहा है कि किस विषय का, किसका विषय है, समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची का विषय किस संविधान संशोधन के माध्यम से बना, तो वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है, इस पर कानून राज्य भी बना सकता है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसमें सर्वोपरि कानून किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अब भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। अब देखो ये प्रश्न शामिल करने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि जब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो जब मैंने शिक्षा के अधिकार का इतिहास पूरा बताया था, शिक्षा के अधिकार का इतिहास पूरा बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी जिक्र किया था। तो हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कंप्लीट वीडियो हम आगे लेकर के आएंगे, लेकिन इसके माध्यम से आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में कब कब आई थी। ये पूछ रहा है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसकी घोषणा कब की गई थी। अब ये दूसरी पूछ रहा है, इसका मतलब है कि हमें पहली भी पता होनी चाहिए, दूसरी भी पता होनी चाहिए, और वर्तमान में कौन सी है वो भी पता होनी चाहिए। तो तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक तो पहली शिक्षा नीति, एक दूसरी शिक्षा नीति, और एक है वर्तमान शिक्षा नीति। पहली आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में, और वर्तमान में कौन सी है, 2020। पहली जो शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिश पर आई थी। कोठारी आयोग की सिफारिश पर पहली शिक्षा नीति आई, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। आपकी पिछली बार इससे प्रश्न भी पूछा गया था कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दौलत सिंह कोठारी। हालांकि उसमें एक भी ऑप्शन ये नहीं था, तो उस वजह से वो प्रश्न को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर पहली सॉरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फिर दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी कौन सी थी, 2020। पहली और जो दूसरी थी उसमें जो मॉडल था वो था 10+2, और वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है उसका मॉडल है 5+3+3+4। ये मॉडल वर्तमान में चल रहा है, और पहले मॉडल कौन सा था, 10+2, और उसको रिप्लेस करके कौन सा मॉडल स्टेब्लिश किया गया है, 5+3+3+4। और तीसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो के कस्तूरी रंगन जो समिति थी उसकी सिफारिश पर ये आई थी। ये पूछ रहा है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है, तो 1986 में जो नीति आई थी वो क्या थी, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत है तो ये याद रखेंगे 1968, और जब आप लास्ट के दो दो डिजिट है इसको अगर आप पलट दोगे तो ये 1986 बन जाएंगे, और उसके बाद में वर्तमान की तो आपको पता ही है जो कि 2020 में आई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम सेपरेट आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कंप्लीट बात करेंगे। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। अब देखो अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब हमारे एक्ट से संबंधित प्रश्न आने शुरू हो गए, मूल एक्ट से। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। यानी कौन सा ऐसा अध्याय है जिसमें विद्यालय और जो शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी का वर्णन किया हुआ है। अब पहले अगर आप आरटी 2009 को देखोगे
तो वर्तमान में इसमें क्या है, 7 तो अध्याय है, उसके बाद में 39 धाराएं हैं और एक क्या है इसमें, अनुसूची। तो ये स्थिति है, यानी 7 तो अध्याय है, 39 धाराएं हैं और एक क्या है, अनुसूची है। अब ये पूछ रहा है कि विद्यालय एवं शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है इसका वर्णन कौन से अध्याय में है, तो इसका वर्णन है अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 में किसका वर्णन है, तो विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। उसके बाद में अध्याय 3 में क्या है, तो अध्याय 3 में समुचित सरकार, के बाद में स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य, ये किस में लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं अध्याय 3 में। तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता और संरक्षक के कर्तव्यों से संबंधित अध्याय कौन सा है, अध्याय 3। उसके बाद में अध्याय 1 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है प्रारंभिक से, यानी जो सब शुरुआत होती है एक्ट की वो इसी अध्याय के साथ में शुरुआत होती है। और अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय 2 में है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। तो अध्याय 3 में क्या है, तो समुचित सरकार और स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उसके और माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य लिखे हुए हैं। अध्याय 4 में क्या है, विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है। अध्याय 1 में क्या है, तो वो प्रारंभ के बारे में बताता है अधिनियम के। और अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय 2 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की हुई है। तो ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे जो अध्याय बचेंगे उसके आगे प्रश्नों के माध्यम से हम उसको जरूर कवर करेंगे। यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो गया। अब अगला प्रश्न है कि बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, उसके बाद में विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, तो उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है। अब यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आपने आरटी एक्ट बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। और पिछली क्लास में जब मैंने शुरुआत की थी वीडियो की, तो उसमें मैंने आपको धारा 2 बताई थी। धारा 2 किसके बारे में बात करती है, परिभाषाओं के बारे में बात करती है। और उस परिभाषा में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये कौन कौन से कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। जैसे पहला है कि एससी, एसटी, विकलांग या फिर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं या फिर ऐसा ही कोई अन्य समूह है, वो किस में परिभाषित किया गया है, तो ऐसे को परिभाषित किया गया है असुविधाग्रस्त या फिर वंचित समूह के रूप में। तो इस तरह के सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं या फिर समाज के ऐसे कोई वंचित वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको किस रूप में परिभाषित किया है इस एक्ट में, तो उनको कहा है असुविधाग्रस्त समूह में, यानी वंचित समूह में उसको शामिल किया है। उसके बाद में है आर्थिक पिछड़ा वर्ग या फिर दुर्बल वर्ग, एक है इसमें दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग में कौन शामिल है, तो एक निश्चित आय के अनुपात में जिस भी परिवार की आय कम है तो वो उसको किसमें शामिल किया जाएगा, दुर्बल वर्ग में शामिल किया जाएगा। तो आय कौन सी है, तो वो जो स्थानीय जो सरकार है, समुचित जो सरकार है वो आय तय करती है, उसी आय से अगर कम है तो उसको किसमें शामिल किया जाएगा, दुर्बल वर्ग में शामिल किया जाएगा। जैसे अगर आप राजस्थान में देखोगे तो 2.5 लाख से कम इनकम वाले जो लोग हैं उनको दुर्बल वर्ग में शामिल किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है यहां पर, डी, यानी असुविधाग्रस्त जो समूह है यानी वंचित समूह है उसमें इसको शामिल किया गया है। अब देखो, ये अगर आप लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन पर अभी सिलेक्शन उत्सव के नाम से उत्सव चल रहा है। और इसमें अगर आप किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करते हो या फिर कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करते हो तो आपको उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसमें अगर आप NS35 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इसमें 35% का ऑफ मिलेगा। तो अगर आप लोग अपनी टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तैयारी के साथ साथ, और अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और वहां से आप अगर NS35 कूपन कोड यूज करोगे तो वहां पर आपको 35% इसके संबंध में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो, अगर आप धारा 2 पढ़ोगे इस एक्ट की तो उसमें परिभाषाओं के बारे में लिखा हुआ है और वहां पर बहुत सारी परिभाषाएं हैं।
जैसे एक तो लिखा हुआ है कि बालक, तो यदि एक्ट में कहीं पर भी बालक शब्द आएगा तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा? तो बालक का मतलब समझा जाएगा 6 से 14 वर्ष का कोई व्यक्ति है उसको बालक समझा जाएगा। फिर उसके बाद में यह भी लिखा हुआ है कि माता पिता का मतलब क्या है? तो माता पिता का मतलब है कि किसी भी जो बालक है उसके प्राकृतिक या फिर जो सौतेले हैं या फिर दत्तक माता या पिता से मतलब है। उसके बाद में वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है? तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक शिक्षा के रूप में परिभाषित किया है। तो अगर आपसे पूछे कि आरटीई 2009 में प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन सी कक्षा शामिल है, ये किसको परिभाषित किया है? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक किसमें शामिल है? प्रारंभिक शिक्षा में शामिल है। अब अगला प्रश्न है कि आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आप लोगों ने ठीक से देखा होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि अध्याय 4 के बारे में भी बताया था, अध्याय 3 के बारे में भी बताया था, अध्याय 2 भी बताया था और अध्याय 1 भी बताया था। अब इसमें आपको पता होगा कि अध्याय 4 जो है उसमें विद्यालय और जो शिक्षक है उनके कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, ये किस अध्याय में है? तो ये अध्याय 3 में है। उसके बाद में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये कौन से अध्याय में है? तो ये अध्याय 6 में है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, ये किस अध्याय से संबंधित है? तो ये अध्याय 5 से संबंधित है। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। और अध्याय 7 किससे संबंधित है? तो अध्याय 7 में प्रकीर्णन के बारे में लिखा हुआ है। ये 7 अध्याय हमारे यहां पर लगभग कंप्लीट हो गए। तो अध्याय ए में किसके बारे में है? तो वो बात करता है प्रारंभिक के बारे में, एक्ट की जहां से शुरुआत होती है वो है। अध्याय 2 में किसके बारे में है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन बात करता है? अध्याय 2। अध्याय 3 किसके बारे में बात करता है? तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता और जो संरक्षक है उसके कर्तव्य कहां पर दिए हुए हैं? अध्याय 3 में दिए हुए हैं। अध्याय 4 में किसके बारे में लिखा हुआ है? तो विद्यालय और जो शिक्षक है उनके क्या उत्तरदायित्व है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में अध्याय 4 में लिखा हुआ है। अध्याय 5 में किसके बारे में लिखा हुआ है? तो वो है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। और अध्याय 7 के में क्या लिखा हुआ है? प्रकीर्णन के बारे में। तो ये 7 अध्याय आप लोगों को याद हो गए होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? हमारे बी, विद्यालय और शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व है वो किस अध्याय में लिखा हुआ है? अध्याय 4 में। अब देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अभी मैंने कहा था कि जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें मॉडल क्या था? 10+2। उसको रिप्लेस करके कौन सा मॉडल आया है? अब आया है 5, 3, 3 और 4। और ये हमारा क्या है? सही है, क्योंकि 5 साल के बारे में कहा गया है कि जो स्टार्टिंग स्टेज है वो 5 से शुरू होगी, उसके बाद में 3, फिर 3 और उसके बाद में 4। पहले मॉडल क्या था? तो पहले मॉडल 10+2 था, जिसको रिप्लेस करके किसमें कर दिया? अब 5+3+3+4 में कर दिया। जब हम एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न करेंगे तो वहां पर इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। हालांकि जो पिछली जो भर्ती हुई थी रिट की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अब एग्जामिनर ने क्या किया कि जो ऑप्शन दिए थे उसमें दौलत सिंह कोठारी की जगह क्या लिख दिया? दातार सिंह लिख दिया। तो यानी दौलत सिंह कोठारी नहीं थे, इसका मतलब है कि उसका एक भी जो ऑप्शन था वो सही नहीं था। बाद में बोर्ड ने उस प्रश्न को डिलीट भी किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दौलत सिंह कोठारी। और ये कोठारी आयोग था। और जो पहली शिक्षा नीति आई थी, कब आई थी? 1968 में। वो इसी आयोग की सिफारिश पर आई थी। तो फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में किस आयोग की सिफारिश पर आई थी? कोठारी आयोग की सिफारिश पर आई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला है कि बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहली बात है कि किसके बारे में बात कर रहा है? आरटीई अधिनियम के बारे में बात कर रहा है, के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो, पिछली बार हो सकता है कि आपके पेपर थोड़ा सा इजी आए, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेपर इजी आने वाला नहीं है। उसका रीजन ये है कि अभी अगर आप लोगों ने आलोक राज्य का स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने ये कहा था कि हम जल्द ही अपना पैटर्न जो है वो बदलने वाले हैं। जो पैनल है वो भी चेंज हो चुका है पेपर सेटर का। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाए जिसमें स्टेटमेंट हो,
बच्चों को सोचने की जरूरत पड़े और वन लाइनर प्रश्न ना हो जिसका देखते ही आंसर आ जाए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत एनालिटिकल होंगे, यानी उसके लिए एक अच्छा खासा माइंड चाहिए आपको सोल्व करने के लिए। तो एनालिटिकल जो प्रश्न है वो मैथ के माध्यम से आएंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं वो कैसे आएंगे, तो वो इसी की तरह से आपके साथ पास में बन करके आएंगे। तो इससे घबराना नहीं है। पहली बात है कि आप लोग क्या करते हो कि बड़ा प्रश्न देखते ही आपके माइंड में ये आ जाता है कि ये तो प्रश्न मुश्किल है, पता नहीं होगा नहीं होगा, आप ध्यान से उसको पढ़ते भी नहीं हो। लेकिन कितना भी बड़ा प्रश्न हो, अगर हम थोड़ा सा उसको ठीक से पढ़ लें तो ये मान के चलो कि उसमें हल्की सी मिस्टेक की होती है और वो आसानी से हमें पकड़ में आ जाती है। जैसे इस प्रश्न को देखो आप, पहला है कि एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा। अब ये क्या बात कर रहा है, विस्तारित समय की बात कर रहा है। विस्तारित समय का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी ऐसा बच्चा है जो प्रारंभिक शिक्षा उसने पूरी नहीं की है और वो विद्यालय में क्या चाहता है, प्रवेश चाहता है। अब प्रवेश का सत्र शुरू होता है हमारे 1 जुलाई से, और 1 जुलाई के बाद में आने वाले समय में, यानी जो 1 जुलाई से आगे जितने भी टाइम होता है उसमें प्रवेश लिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई बालक मान लो जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना चाहता है, उसमें एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन जो शुरुआती जो एडमिशन का फेज है वो उससे निकल गया। टाइम ऐसा आ चुका है कि अब दिसंबर का महीना आ चुका है, अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे आ चुकी है, तो क्या उसको अब एडमिशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ये सवाल है। तो इसकी जो धारा 15 है, इसके संबंध में याद रखेंगे धारा 15। इसकी जो धारा 15 है ये कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, यानी उसको इस बात के लिए इससे इस ये कहकर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा कि समय पूरा हो चुका है, जितनी जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है, बालक कभी भी आए उसको प्रारंभिक शिक्षा अगर करनी है तो उसको क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। फिर उसके बाद में एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये भी बात सही है, बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ही सही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इससे संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 3 है। उसके बाद में एक बच्चे को अधिकार है कि वो किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, तो ये भी बात यहां पर सही है, ये धारा 5 में है। देखो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बच्चा है अगर वो चाहता है कि वो इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, वो किसी और स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो उसके पास में ये अधिकार है कि वो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी जो टीसी है वो प्राप्त कर सके। अगर कोई प्रिंसिपल टीसी जारी नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो जब भी आप अपने स्कूल में देखते हो तो आप टीसी कटवाने जाते ही होंगे। स्टार्टिंग में टीचर्स कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपको टीसी नहीं देंगे, चाहे आप प्राइवेट स्कूल की बात करें चाहे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, अक्सर टीचर यही कहते हैं कि वो बच्चे जो हैं उनके पास में बने रहे। लेकिन अगर आप इस एक्ट की धारा को ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि टीसी उनको देनी ही पड़ेगी। देनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने टीसी नहीं दी तो उन पर कार्यवाही हो सकती है। तो कोई भी बच्चा जो है उसको ये अधिकार है कि वो किसी अन्य स्कूल में अपना स्थानांतरण कराए और स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है यानी जिसे हम टीसी कहते हैं उसको वो प्राप्त करे। तो ये भी बात यहां पर एकदम सही है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। अब ये बात देखो, और ये बात क्या है यहां पर पूरी तरीके से गलत है। ये कह रहा है कि यदि कोई भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश चाहता है तो उसके पास में आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहली बात है कि होना तो चाहिए, लेकिन क्या अगर किसी के पास में किसी बच्चे के पास में आयु का प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या उसको एडमिशन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, सवाल ये है। तो पहली बात कि चाहे उसके पास में आयु का प्रमाण पत्र नहीं हो, इस आधार पर उसको एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी उसको वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। और ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि आयु के प्रमाण पत्र की कमी है तो एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। ये यहां पर गलत है, मना नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी के पास में न तो आधार कार्ड है, हालांकि छोटे बच्चों के पास में आधार कार्ड कहां से आएगा, तो मान लो न तो किसी के पास में आधार कार्ड है, नहीं किसी के पास में जन्म प्रमाण पत्र है, उसके पास में तो कुछ भी नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, बस ये पता है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है कि कब हुआ था, तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी स्कूल में उसको प्रवेश दिया जाएगा। इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि उसके पास में आयु का सबूत नहीं है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ऐसा खारिज किया जा सकता है, इसकी वजह से हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, डी। और इसकी अगर धारा देखोगे तो धारा कौन सी है, धारा 14। तो ये बात हो गई। तो प्रैक्टिकली अब आप लोग याद रखेंगे, तो पहली बात कि यदि समय समाप्त हो जाता है एडमिशन का और मान लो वो टाइम लिमिट थी वो कंप्लीट हो गई, तो अगर प्रारंभिक शिक्षा का मामला है तो वहां पर बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जा सकता है, यानी 30 सितंबर बाद भी प्रवेश दिया जा सकता है। उसके अलावा एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है कि जो स्कूल वाले हैं उससे किसी भी तरीके से कोई भी फीस कुछ भी नहीं लेंगे, ये भी बात सही है।
एक बच्चे को अधिकार है कि वो किसी अन्य स्कूल में ट्रांसफर करा ले, यानी टीसी प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी सही है। और यदि उसके पास में आयु का प्रमाण पत्र नहीं है, आयु का सबूत नहीं है, तो उसके पास में ये भी अधिकार है कि वो प्रवेश लेगा, स्कूल उसको प्रवेश से मना नहीं कर सकता। तो यहां पर थोड़ा सा इसमें नेगेटिव दिया हुआ था, इस वजह से ये आंसर क्या हो गया यहां पर डी। देखो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और मेरी माने तो अब आपके पास में थोड़ा सा समय कम है, तो एक तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करें, और साथ ही में ये भी देखिए कि कौन सा जो सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा थोड़ा सा कमजोर है। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उससे पता चलेगा। टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि एक तो आपको ये भी पता चलेगा, अभी तो आपके पास टाइम है 20-25 दिन का, तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट है वो मेरा कमजोर है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो उसको आप पढ़ोगे भी सही, थोड़ा सा मोटिवेट होकर के। और साथ ही में आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, सुमेलित कैसे किया जाता है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन के बारे में पता है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में आपको कहां से पता चलेगा? आपकी प्रैक्टिस कहां से होगी? वो होगी टेस्ट से। तो क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर अगर आप जाओगे तो वहां पर लेवल 1 और जो लेवल 2 है, उन दोनों के लिए ही क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है। और उसके बाद में वो जो टेस्ट सीरीज है उसको आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज में आपको 24 टेस्ट मिलेंगे टोटल, जिसमें से 16 तो टॉपिक वाइज होंगे और 8 क्या होंगे, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होंगे। उसकी वहां पर डिटेल में व्याख्या भी दी हुई है। तो अगर आप आज से भी अगर 1-2 टेस्ट भी अगर डेली अटेम्प्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि आप आराम से इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसकी प्राइस भी 195 है, और अगर आप इसमें एक कूपन कोड यूज करते हो, का नाम है GS35। अगर आप जब भी कोर्स परचेज करें, तो अगर ये कूपन कोड आप लोग यूज करेंगे GS35, तो आपको वहां पर 35% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर इसके बारे में एक बार चेकआउट करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी ठीक से हो सके। तो वो तो हो गया लेवल 2 के बारे में। और लेवल 1 से संबंधित भी यही कूपन कोड है जो वहां पर अप्लाई होगा, GS35। ये यूज करके आप ये टेस्ट सीरीज वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, ये इसको मार्क करेंगे सबसे पहले, है ना। अभी हम समझेंगे कि कैपिटेशन शुल्क क्या होता है। कैपिटेशन शुल्क लेता है तो तब उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। अब ये पहली बात की, जब भी हम इसके एक्ट को पढ़ेंगे तो इससे 2 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो प्रश्न ये आएगा इसकी थ्योरी को लेकर के, कि कोई भी इससे संबंधित स्टेटमेंट होंगे उसको आपको विकल्पों के माध्यम से देंगे कि इसमें से सही कौन सा है, सही नहीं है कौन सा है। दूसरा ये होगा कि आपको धारा पूछेंगे कि कौन सा प्रावधान किस धारा में है। और तीसरा प्रश्न ये है कि कौन सा प्रावधान किस अध्याय में किसके बारे में लिखा हुआ है। ये सब बातें इसके संबंध में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहां पर पहला ये कि शिक्षा का अधिनियम अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, तो तब उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए धारा 13। धारा 13 किसी के बारे में बात कर रही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें किसी भी प्रति व्यक्ति शुल्क और अन्वीक्षण प्रक्रिया का न होना। कैपिटेशन जो फी है उसको प्रति व्यक्ति शुल्क व अन्वीक्षण प्रक्रिया अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अन्वीक्षण प्रक्रिया क्या होता का न होना, यानी ये दोनों ही क्या होंगे, नहीं होंगे। और इससे संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 13 किसके बारे में बात करती है, तो ये बात करती है अन्वीक्षण प्रक्रिया के बारे में। अब देखो, कैपिटेशन शुल्क का मतलब क्या है कि एक जो फीस होती है वो निर्धारित होती है, जो स्कूल में आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन यदि उसके अलावा स्कूल वाले आपसे किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन ले, किसी भी तरह का कोई भी राशि ले, तो वो किस में शामिल होगी, कैपिटेशन शुल्क में शामिल होगी। यानी एक निर्धारित फीस के अतिरिक्त यदि आप स्कूल जो है आपसे किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन, किसी भी तरह का कोई भी पैसे लेता है, राशि लेता है, तो वो किस में शामिल होती है, कैपिटेशन शुल्क में शामिल होती है। और यदि कोई स्कूल जो है इस तरह का अपराध करता है, इस तरह की कानून का उल्लंघन करता है, तो उस पर कितना दंड हो सकता है, तो लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक उस पर दंड लगाया जा सकता है। यानी मान लो किसी ने कैपिटेशन शुल्क के नाम पर 1000 लिए, तो अब स्कूल पर कितना दंड लगेगा, तो 1000 का 10 गुना यानी 10,000 रुपए तक उस पर दंड लगाया जा सकता है। तो 10 गुना तक लिया जा सकता है। और किसका 10 गुना, तो लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक उस पर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है, सी। एक शब्द और अब अभी देखा होगा आपने, अनुवीक्षण प्रक्रिया।
अन्वीक्षण प्रक्रिया का मतलब होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि जैसे मान लो आप लोग विद्यालय में गए, तो कहीं विद्यालय क्या होता है कि अपने आप को मॉडल साबित करने के चक्कर में बच्चों के क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू लेते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है। कहीं सारे तो उनके माता पिता तक का लेते हैं कि क्या इनके माता पिता शिक्षित हैं या फिर नहीं है, क्या ये पेरेंट टीचर मीटिंग में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ऐसे अगर कोई भी विद्यालय अनुवीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से स्क्रीनिंग टेस्ट, किसी भी तरह का कोई टेस्ट है या किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड को लेकर के किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना करते हैं, तो उन पर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर पहली बार वो अपराध कर रहे हैं तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन यदि अपराध निरंतर हो रहा है तो उसके बाद में दूसरी बार में उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अन्वीक्षण प्रक्रिया का पालन करने या अन्वीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करने के मामले में सरकार उस पर क्या लगा सकती है, 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। और अगली बार भी अगर ऐसा करता है तो वो जुर्माना 50,000 भी किया जा सकता है। तो यहां पर ये दो बातें हैं। पहली बात तो कैपिटेशन शुल्क यानी प्रति व्यक्ति फीस, और उसके बाद में है अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दोनों ही कोई भी विद्यालय लागू अपने यहां पर नहीं करेगा। तो अगर करता है तो कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना उस पर दंड लग सकता है। और उसके बाद में अन्वीक्षण प्रक्रिया है तो पहली बार 25,000 रुपए और दूसरी बार जो है कितने, 50,000 रुपए। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, सी। प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है, पीटीआर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में आप लोगों से सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि धारा कौन सी है। तो धारा है 25 छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में। और उसके अलावा यहाँ पर प्राथमिक जो है कक्षा 1 से 5 तक, वहां पर अनुपात क्या होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। और उसके बाद में जो उच्च प्राथमिक है वहां पर अनुपात क्या होना चाहिए, 35:1। इसका समझ गए ना या फिर समझाने की जरूरत है। तो क्या कि 30 तो अध्यापक और एक छात्र, और 35 अध्यापक और एक छात्र, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा ठीक से समझोगे तो 30 छात्रों पर कम से कम एक टीचर तो क्या होना ही चाहिए, ये अनुपात वहां पर रहना चाहिए। और अगर उच्च प्राथमिक की बात है तो 35 छात्रों पर कम से कम एक टीचर तो यहां पर होना चाहिए। तो ये इसको ऐसे याद रखेंगे। तो ये पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 से 5 तक की बात कर रहा है, और ये अनुपात होगा 30:1। और इसका सही आंसर क्या है, डी। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब देखो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप लोग, मैं यहाँ पर कोई रामायण पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको देखते जाएंगे। आप भी साथ के साथ ये क्वेश्चनों का क्रम लिख लीजिए एक साथ कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो मुझको आ रहे हैं, कितने प्रश्न मेरे इससे सही हुए, कितने प्रश्न मेरे गलत हुए, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने छोड़ दिए यानी अटेम्प्ट नहीं किए। तो ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओगे कि मैंने कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न मुझे आए, कितने प्रश्न मेरे सही हुए और कितने प्रश्न मेरे गलत हुए। साथ के साथ मैं तो यहां पर बताते चल रहा हूं। पहला है कि 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है, यानी जो समुचित सरकार है इसका कौन सा कर्तव्य नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर समुचित सरकार क्या होती है। देखो आरटी अधिनियम 2009 के हिसाब से समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वो केंद्र शासित प्रदेश जहां राज्य विधानसभा है और जहां पर राज्य सरकार है, उनसे तात्पर्य क्या है, समुचित सरकार। तो यहां पर समुचित सरकार का यह मतलब है। तो कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का यहां पर नहीं है। तो पहला है कि प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें अनिवार्य रूप से प्रवेश हो बालक का और उसको वो प्राथमिक शिक्षा को पूरी करे। तो ये किसका दायित्व है, इसका कर्तव्य है समुचित सरकार का। फिर उसके बाद में है कि शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी समय समय पर जो है इन सर्विस ट्रेनिंग उनको देना, प्रशिक्षण टीचरों को उपलब्ध करवाना, ये भी सरकार का दायित्व है। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करना, क्या ये समूची सरकार का है, तो ये समूची सरकार का यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी जो विद्यालय है वो बच्चों के क्या होने चाहिए, आस पड़ोस में होने चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, सही है। इसका सही आंसर है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करना। ये किसकी जिम्मेदारी है, तो अगर आप पढ़ोगे धारा 29, तो धारा 29 के अंतर्गत इसके लिए दो संस्थाओं को अधिकृत किया है। केंद्र पर अगर आप लोग देखोगे तो वो है एनसीईआरटी, और राजस्थान में अगर आप देखोगे तो राजस्थान में कौन सी है, RSCERT, और ये कहां पर है, का मुख्यालय उदयपुर में है और एनसीईआरटी का कहां पर है, दिल्ली में। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो भी फॉर्मेट है, रूपरेखा है, वो विकसित करने का कार्य इनको दिया गया है।
तो केंद्र में कौन करती है? एनसीईआरटी, और राज्य में कौन है उसके लिए संस्था? RSCERT। ठीक है, इसके बारे में आगे प्रश्न आएगा, वहां पर हम कंप्लीट देख लेंगे। इसका आंसर सही क्या है यहां पर? सी। अब आ गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य सुनिश्चित करता है। यानी कौन से आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है यह अधिनियम? तो मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि बालक शब्द की परिभाषा में कौन शामिल है? जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बालक शब्द की परिभाषा में शामिल किया है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। अब आ गया कि आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा? यानी ये तो कर दिया कि एक अधिनियम है आरटीई अधिनियम 2009। किसने पारित किया? केंद्र सरकार ने उसको पारित किया, राष्ट्रपति साहब ने उसको हस्ताक्षर किया, 1 अप्रैल 2010 को वो लागू हो गया। उस एक्ट की अगर आप एक धारा देखोगे, धारा कौन सी है? 38। ये 38 बात करती है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहां पर क्या बनाएगी? नियमावली बनाएगी, यानी इस एक्ट से संबंधित नियम बनाएगी। जैसे अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान ने आरटीई नियम कब बनाए थे? 2011 में। 2011 में बने हुए। तो इसके संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने यहां पर आरटीई नियमावली बनाएगी। ये कहां पर लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है। उसके बाद में अब आप कहोगे कि सर धारा जो 37 है इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही से संरक्षण। अब ये पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं, यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर सही भाव से किसी भी तरीके से कोई कार्यवाही की गई है और इससे अगर इस एक्ट के किसी भी भाग का उल्लंघन होता है तो उसके मामले में उसको क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में है, अगर आप देखोगे 2 धाराएं बची हुई है, एक धारा 36 और धारा कौन सी है? 35। तो धारा 36 कहती है कि अभियोजन पूर्व मंजूरी के बारे में। यानी अगर किसी के प्रति भी आप इस धारा का उल्लंघन कर रहा है और उसके प्रति अभियोजन चलाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी? मंजूरी लेनी पड़ेगी। और उसके बाद में एक धारा और बच गई है, निर्देश जारी करने की शक्ति। यानी इसमें आप निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास में है? तो केंद्र और राज्य दोनों के पास में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे? डी। अब आ गया कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन जो है भारत के, उनकी याद में क्या मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट क्या है? 15 अक्टूबर। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएमसी के नाम से। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है ना, ये एसएमसी लिख देता हूं डायरेक्ट, इसका नाम है विद्यालय प्रबंध समिति। पहली बात की विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख कौन सी धारा में है? तो इसके संबंध में धारा कौन सी है? धारा 21 में इसका उल्लेख है। तो विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख अगर आप लोगों से पूछे तो कौन सी धारा में है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख धारा 21 में है। उसके बाद में विद्यालय प्रबंध समिति में क्या होता है कि 3/4 जो सदस्य होते हैं इसके, वो होते हैं बच्चों के माता पिता और संरक्षक। ये होते हैं 3/4 सदस्य। उसके बाद में जो 1/4 सदस्य बच गए वो कौन होने चाहिए? तो स्थानीय प्रशासन के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। ठीक है, स्थानीय प्रशासन के सदस्य होते हैं और इन सब में भी प्रावधान है कि इन पूरे सदस्यों का 50% क्या होनी चाहिए? महिला सदस्य होने चाहिए। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य है, सॉरी, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50% होनी चाहिए, यानी 6 सदस्य क्या होने चाहिए? इसमें महिला होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या है? ए। उसके बाद में है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन से कथन सही है? इसके बारे में अभी मैंने बात की थी कि स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, तो ये गलत है। स्कूल कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकते। यदि लगाया तो कैपिटेशन फीस शुल्क का 10 गुना तक उन पर क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अर्थदंड दिया जा सकता है। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी जो अन्वीक्षण प्रक्रिया है उसका उपयोग कर सकता है। तो ये भी बात यहां पर गलत है, क्योंकि ऐसा किया तो पहली बार अपराध करने पर 25,000 रुपए का, और उसके बाद में निरंतर अपराध करता रहा तो वो बढ़कर के कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है? तो दोनों ही यहां पर सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके संबंध में अगर आप लोगों से धारा पूछे तो धारा कौन सी है? धारा 13।
अब आ गए कि आरटी प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल एकेडमिक प्राधिकारी कौन होंगे। तो राज्य में अगर आप लोग देखोगे तो राजस्थान में कौन है, ये SCERT। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को, ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए, और इसका नाम था पहले SIER। फिर उसके बाद में 2018 में, अगस्त 2018 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके बाद में ये हो गया, और इसका मुख्यालय कहां पर है, उदयपुर में। तो इसके मामले में राज्य की नोडल एकेडमिक प्राधिकारी कौन है, तो वह SCERT और SIERT है। तो ये भी इसके बारे में डेट्स भी याद रखेंगे। अब आ गया कि विद्यालय प्रबंध समिति। मैंने आप लोगों से कहा था कि SMC, इसका उल्लेख कौन से है, धारा 21 में है। धारा 21 में इसका उल्लेख है, तो इसके 3/4 सदस्य कौन होंगे, तो बच्चों के माता पिता और संरक्षक होंगे। 1/4 जो सदस्य है वो कौन होंगे, तो स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं वो होंगे। और इन सब में भी 50% सदस्य कौन होने चाहिए, तो महिला होनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि ये जो SMC है इसकी बैठक कैसे होनी चाहिए, तो विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। एक सभा हर 3 महीने में तो होना क्या है, जरूरी है। तो एक मीटिंग जो है वो हर 3 महीने में तो होना जरूरी ही है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, बी, यानी एक सभा 3 महीने में होनी चाहिए। राजस्थान RTE नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2011 में। धारा कौन सी है जो बात करते हैं कि राज्यों को अपनी नियमावली बनाने का अधिकार है, तो धारा 38 में लिखा हुआ है कि राज्य अपनी अपनी क्या बनाएंगे, इसके संबंध में नियमावली बनाएंगे। और राजस्थान ने नियम कब बनाए, तो 2011 में। अब आ गया कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, जो भी परीक्षाएं हुई थी आपकी रीट की, उसमें बार बार इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। और ये पूछा क्यों गया था, क्योंकि ये बात करता है छात्र शिक्षक के अनुपातों के बारे में। और ये कहां पर लिखा हुआ है, तो ये अनुसूची में लिखा हुआ है। एक साथ ही मैं आपको इसको नोट करवा देता हूं। पहली बात है कि ये बात कर रहा है 1 से 5 तक की बात कर रहा है, यानी प्राथमिक शिक्षा की। तो यदि किसी भी कोई भी ऐसा विद्यालय है जहां पर 1 से 5 तक मामला है, यानी प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक है, और यहां पर यदि वहां पर विद्यार्थियों की संख्या 60 तक है, तो वहां पर क्या होने चाहिए, तो वहां पर 2 है, 2 शिक्षक होने चाहिए। 2 शिक्षक तो क्या है, होने ही चाहिए। यदि मामला 61 से लेकर के कहां तक है, 90 के बीच है, तो शिक्षक कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। यदि मामला 91 से लेकर के 120 के बीच है, यानी स्टूडेंट यदि 91 से 120 के बीच में है, तो वहां पर 4 होने चाहिए। और यदि 121 से लेकर के 200 तक है, 200 के बीच विद्यार्थी है, तो शिक्षक कितने होने चाहिए, 5 शिक्षक तो होने ही चाहिए। इसमें भी एक क्लोज दिया गया है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 150 से अधिक है, तो वहां पर 5 तो क्या होंगे, शिक्षक होंगे, और 1 क्या होगा, प्रधानाध्यापक होगा। तो ये इसके बारे में याद रखेंगे। आगे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आएंगे। ये पूछ रहा है कि प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक, यानी ये प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिक जो कक्षा है उसके बारे में बात कर रहा है। यानी 60 बच्चे हैं, तो प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए, तो 60 बच्चे हैं, इसका मतलब अध्यापक कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आप तो सिंपल सी ये ट्रिक याद रखो कि यहाँ पर आपको 3 का भाग देना है। यदि 20 है तो क्या 30 का भाग देना है, और 30 का भाग देते हैं आपके सामने क्या आ जाएगा, 30 दूना 60, यानी 2 शिक्षक आ जाएंगे। फिर 90 में 30 का भाग दोगे, 3 शिक्षक आ जाएंगे। फिर 120 में 30 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और ये स्पेशल याद रख लेना कि 121 से लेकर के 200 के बीच में कितने शिक्षक होने चाहिए, 5। यदि संख्या 150 से ज्यादा है तो 5 तो क्या होंगे, अध्यापक होंगे, और 1 क्या होगा, प्रधानाध्यापक होगा। लेकिन मान लो संख्या कितनी है, 140 है, तो 140 150 से अधिक तो है नहीं, लेकिन 121 और 200 के दायरे में आता है। इसका मतलब है कि यदि किसी स्कूल में पहली से 5वीं तक में 140 विद्यार्थी पंजीकृत है, तो इसका मतलब है कि वहां पर टीचर कितने होंगे, तो 121 से 200 के क्राइटेरिया के साथ में 5 शिक्षक वहां पर होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर। अब आ गया कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की संख्या रिक्त नहीं होनी चाहिए। यानी ये पूछ रहा है कि कोई भी ऐसा विद्यालय है, वहां पर शिक्षकों के लिए जितने भी स्वीकृत संख्या है
वो स्वीकृत संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक वहां पर खाली नहीं होने चाहिए, पद खाली नहीं होने चाहिए, यानी वहां पर रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। इसके संबंध में अगर आप लोगों से धारा पूछे तो धारा है धारा 26। और रिक्तियां कितनी नहीं होनी चाहिए, तो 10% से अधिक रिक्ति वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं होनी चाहिए। और ये 10% किसके हैं, कुल स्वीकृत संख्या। ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसका आंसर क्या होगा यहां पर बी। अब आ गया कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालकों को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। ये पूछ रहा है कि मान लो कोई भी ऐसा बालक है, वो पहले उसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था, या फिर मान लो उसने स्कूल में एडमिशन लिया था लेकिन उसने बीच में ही स्कूल क्या कर दी, छोड़ दी। तो यदि उसने स्कूल बीच में ही छोड़ दी तो उसको एडमिशन किस आधार पर दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो पहले ने एडमिशन लिया, लेकिन 8 साल के बाद में उसने 8 वर्ष का जब हुआ वो, तो उसने स्कूल छोड़ दी। अब उसकी उम्र मान लो 4 साल बाद 12 साल की हो गई। तो जब उसने छोड़ा था उस समय वो कौन सी क्लास में था, तीसरी क्लास में था। लेकिन अब उसकी उम्र 12वीं क्लास में हो गई। तो जब वो स्कूल में प्रवेश लेगा तो क्या उसको वापिस तीसरी क्लास में रखेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे। तो किस आधार पर उसको क्या देंगे, वहां पर प्रवेश देंगे। तो पहला है कि ये चेक करेंगे कि उसकी नॉलेज कितनी है, यानी उसके ज्ञान का स्तर कितना है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ज्ञान के स्तर के आधार पर किसी को भी चेक नहीं किया जाएगा। या फिर उसका इंटरव्यू लिया जाएगा मौखिक रूप से, तो वो भी वहां पर गलत है, इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। उसकी आयु के अनुरूप, तो ये बात यहां पर एकदम सही है कि उसकी आयु के अनुरूप उसको क्या दिया जाएगा, वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्कूल में नामांकित है, या फिर कोई भी ऐसा है जिसने नामांकन लिया था लेकिन उसने बीच में स्कूल से छोड़ दी, तो उस जब भी वो वहां पर आएगा तो उसको उसकी आयु के हिसाब से क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश न तो उनके नॉलेज के आधार पर दिया जाता है, न मौखिक साक्षात्कार के आधार पर दिया जाता है, उनको प्रवेश दिया जाता है उनकी आयु के अनुसार। अब आप कहोगे कि सर जैसे मान लो कि कोई भी बच्चा है जिसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष का कोई बच्चा है वो स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो टेक्निकल अगर हम देखें तो उसको एडमिशन होना चाहिए 6ठी से 7वीं क्लास के आसपास। तो जब उसको डायरेक्ट 6ठी से 7वीं क्लास में प्रवेश दिया जाएगा तो फिर वो बाकी बच्चों के साथ कैसे कॉम्पीट करेगा। तो इसमें यह प्रावधान है कि इस मामले में जो है वो सरकार क्या करेगी, व्यवस्था करेगी, और उस बच्चे को क्या दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी लगाई जाएगी। तो विशेष प्रशिक्षण कौन देगा, राज्य सरकार देगी, लेकिन उसको प्रवेश किसके हिसाब से दिया जाएगा, उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अब आ गया कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक जो है उसके लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे, शिक्षण तैयारी के घंटों सहित क्या है। पहली बात है कि पूछ रहा है कि जब 2009 का जो अधिनियम है उसमें जो एक शिक्षक होता है उसके एक सप्ताह में कितने न्यूनतम अध्यापन घंटे होने चाहिए। तो न्यूनतम कार्य या फिर अध्यापन घंटे कितने होने चाहिए एक सप्ताह में, 45 घंटे। और 45 घंटे में वो भी शामिल है, वो घंटे भी शामिल है जो उसको तैयारी में लगे हैं। तो तैयारी जो है, तैयारी करने की जो अवधि है वो भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित कितने हैं, वो है 45। का मतलब है कि आंसर क्या होगा हमारा ए, यानी 45 घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो कितने होंगे, 45 घंटे। आगे प्रश्न है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षाएं ली जाएगी। अब इसमें देखो दो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। दो धारा क्या, एक धारा है इसका नाम है 16। इसमें बच्चे को रोकने व निष्कासन का निषेध। यानी बच्चे को किसी भी क्लास में रोका नहीं जाएगा, ये नहीं उसको वहां से निकाला जाएगा, इस पर रोक लगाई गई है। ये क्या थी, धारा 16 थी, जिसमें बाद में क्या हुआ, संशोधन हुआ। ये धारा ये कहती है कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो प्रारंभिक शिक्षा जिसने पूरी नहीं की है, तो प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में पहली बात तो 5वीं और 8वीं क्लास के लिए क्या होगी, नियमित परीक्षा होगी। और ये कब होगी, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में। यानी प्रत्येक जो साल होगा उस साल में 5वीं और 8वीं के लिए क्या होगी, नियमित परीक्षाएं होगी। ये बात एकदम सही है। दूसरी बात इसमें ये की गई कि मान लो कोई बच्चा है वो 5वीं क्लास या 8वीं क्लास में फेल हो गया तो क्या होगा।
तो इसमें यह कहा गया था कि यदि संशोधन के माध्यम से कि यदि कोई बच्चा 8वीं या 5वीं क्लास में फेल होता है तो रिजल्ट घोषित होने की तिथि से 2 महीने के बाद पुनः परीक्षा उसकी ली जाएगी। अब आप कहोगे कि सर मान लो वो फिर से फेल हो गया तो फिर से यदि वो फेल हो गया तो राज्य सरकार ये अधिकार दे सकते हैं कि उस बच्चे को उसी क्लास में रोका जाएगा। वर्तमान में ये प्रावधान है, लेकिन पहले जो था वो किसी भी बच्चे को रोकने और निष्कासन पर रोक थी, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि बच्चों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा। यदि वो 5वीं या फिर 8वीं क्लास में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो रिजल्ट घोषित होने की तिथि से 2 महीने के बाद में फिर से एग्जाम लिया जाएगा। यदि वो फिर से फेल हो जाता है तो फिर उसको उसी कक्षा में रोकने का राज्य सरकार आदेश दे सकती है या अधिकार दे सकती है। तो नियमित परीक्षाएं ली जाएगी तो कौन सा है, 5वीं और 8वीं में ली जाएगी। धारा कौन सी इससे संबंधित 16 किसके बारे में बात करती है, रोकने व निष्कासन पर रोक के बारे में। अब अगला प्रश्न है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके अनुसार एक जो अध्यापक है, पहली बात किसके बारे में बात हो रही है, तो यहां पर बात बालकों के बारे में नहीं हो रही, बात किसके बारे में हो रही है, अध्यापक के बारे में। तो जो अध्यापक है उसको 31 मार्च 2015 को कोई भी नियुक्त है या फिर वहां पर तक वो कार्यरत था, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता कितने समय में अर्जित करेगा। देखो क्या हुआ था कि पहली बात की ये जो एक्ट था इसकी एक धारा 23, और ये बात करता है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और योग्यताओं के बारे में। कि कौन कौन सी उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए। तो ये था कि 31 मार्च 2015 तक मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दिन नियुक्त हुआ है या फिर इस दिन तक कार्यरत है, तो उसको ये छूट दी गई कि वो आने वाले 4 सालों के भीतर भीतर क्या करेगा, इस एक्ट के हिसाब से योग्यता ग्रहण करेगा जो योग्यता निर्धारित की गई है। तो 4 वर्ष के भीतर भीतर उसको क्या करनी पड़ेगी, योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, ऐसा इसमें क्या दिया था, टाइम दिया था। अब अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण, पहली बात की जो बालक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और उनकी समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है। पहली बात की जो भी बालक वहां पर पढ़ रहे हैं उन बालकों के जो अधिकार है उनका संरक्षण हो सके, तो इसके संबंध में उनके जो सुरक्षा उपाय है उनकी जांच कौन करेगा, उसके बाद में उनकी जांच करके उनकी सिफारिश कौन करेगा, ये सिफारिश की जिम्मेदारी किसकी है, राष्ट्रीय व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इन दोनों की जिम्मेदारी है। तो आप लोगों से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी जिम्मेदारी है, ऑप्शन में यह भी आ सकता है कि केवल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केवल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, तो दोनों की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि वो बालकों के अधिकारों की क्या कर सके, रक्षा करे या उनका संरक्षण करे। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो गया यहां पर, सी। अब देखो अगला प्रश्न है कि निम्न निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति, यहां पर फिर वही आ गया, इसके बारे में बात हो रही है, एसएमसी के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी के बारे में कि मैं विद्यालय के अंतर्गत बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। ये बात कर रहा है कि जो विद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसमें जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता और उनके जो संरक्षक है उनका प्रतिनिधित्व उसमें कितना होना चाहिए। तो ये यहाँ पर है कि सीमित सदस्यों का कम से कम 3/4, सीमित सदस्यों का कम से कम 2/3, सीमित सदस्यों के कम से कम आधे होने चाहिए, या फिर सीमित सदस्यों का कम से कम 1/3 होना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि एसएमसी में कुल सदस्यों का 3/4 तो बच्चों के माता पिता और उनके जो संरक्षक है वो होंगे, और 1/4 सदस्य कौन होंगे, जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित लोग हैं, और उसके बाद में 50% सदस्य कौन होगी, तो 50% इनमें से क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समिति के सदस्यों का कम से कम क्या होना चाहिए, 3/4 माता पिता अथवा संरक्षक उसमें होने चाहिए। अब देखो ये प्रश्न है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SSIERT, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको देख करके आप आंसर दें। अब देखो जैसे अभी मैंने कहा था कि धारा 29 है इस एक्ट की, ये धारा आपको याद रखनी है।
धारा 29 ये बात करती है कि पाठ्यक्रम और जो पाठ्यचार है उसकी जो रूपरेखा है उसके संबंध में बात करती है कि राज्य सरकार उसमें किसको अधिकृत करती है। तो अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में SIERT ये थी पहले, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 को। फिर उसके बाद में 2018 में, अगस्त 2018 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? ये कर दिया RSCERT। ये पूछ रहा है कि पहले उसका जो नाम था और उसकी स्थापना किस दिन एवं किस वर्ष हुई थी? तो 11 नवंबर 1978 को उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हालांकि दोनों डेट्स यहां पर सही हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि पहले इसका ये नाम था SIERT था 11 नवंबर 1978 को, जो बाद में बदल करके क्या हो गया? 14 अगस्त 2018 को RSCERT कर दिया। और ये जो है ये कब स्थापना हुई थी? 11 नवंबर 1978 को हुई थी। बाकी 2018 जैसा ऑप्शन यहां पर एक भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहां पर? बी। और इसका अगर आप लोगों से मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहां पर इसका? उदयपुर में है। अब आ गया कि आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या फिर जो संरक्षक है उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालय का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। यानी जो माता पिता है उन और संरक्षक जो है उनका कर्तव्य कौन सी धारा में है जो ये कहता है कि जो भी बच्चे हैं उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए, कहां पर? स्कूल में उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए, प्रवेश कराया जाना चाहिए। इसके संबंध में दो चीजें याद रखेंगे। एक तो वो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा जो मूल अधिकार है 51A में, और भाग कौन सा है? भाग 4 क। इसका जो 11वां मूल कर्तव्य है वो हमने यही जोड़ा था कि प्रत्येक माता पिता और जो संरक्षक है उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ये हमने कहां पर जोड़ा था? ये हमने मूल कर्तव्य में जोड़ा था। मूल कर्तव्य कौन से थे? 11वां मूल कर्तव्य। लेकिन ये पूछ रहा है कि इस एक्ट के तहत कौन सी ऐसी धारा है जिसमें माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य लिखे हुए हैं? ये धारा कौन सी है? धारा 10। अगर आपसे पूछे कि धारा 8 किसके बारे में है? धारा 8 है समुचित सरकार के कर्तव्य। एक साथ लिखवा देता हूं मैं आपको। समुचित सरकार के कर्तव्य धारा 8 में है। धारा 9 में है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। के बाद में धारा 10 में किसमें है? तो धारा 10 में लिखा हुआ है किसके बारे में? तो ये लिखा हुआ है माता पिता और जो संरक्षक है उनके कर्तव्य के बारे में धारा 10 में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि शिक्षकों के कर्तव्य कहां पर लिखे हुए हैं, तो धारा जो 29 है में लिखे हुए हैं शिक्षकों के कर्तव्य। तो ये यहां पर लिखे हुए हैं, और हमारा राइट आंसर क्या है यहां पर? सी यानी 10। अब आ गए कि कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक जो मंडल है वो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनके मुद्रण का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बी। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? यानी अध्यापकों के कितने पद वहां पर स्वीकृत किए जाएंगे? अब ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो 60 तक है विद्यार्थी, कक्षा 1 से 5 की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होंगे? 2 शिक्षक होने चाहिए। यदि 61 से 90 तक है तो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। और यदि 91 से 120 तक है तो कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। और यदि 121 से विद्यार्थी 200 तक है, 200 के बीच है, तो कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। और यदि 150 से अधिक है विद्यार्थी तो उस स्थिति में 5 अध्यापक और एक क्या होगा? प्रधानाध्यापक। ये रट ही लेना आपको, क्योंकि एग्जामिनर ये आपसे प्रश्न पूछेगा ही सही कि कितने विद्यार्थी होने पर वहां पर कितने क्या होने चाहिए? टीचर होने चाहिए। तो पूछ रहे हैं कि 85 विद्यार्थी हैं, तो 85 विद्यार्थी इसमें से किस में आ रहे हैं? तो 61 से 90 के बीच में क्या है? 85 विद्यार्थी। इसका मतलब है कि टीचर कितने होंगे? तो टीचर 3 होंगे। राइट आंसर क्या है हमारा? डी। यानी ये एक याद करते ही हमें ये कंफर्म हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा कि इसका आंसर यहां पर क्या आएगा। बस आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए। 60 तक 2, 61 से लेकर 90 तक कितने? 3, 91 से लेकर 120 तक 4, 121 से लेकर 200 के बीच में हो तो कितने हैं?
5, यदि 150 से अधिक हैं तो क्या होंगे? 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक। तो इसका आंसर क्या है? डी। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27, पहली बात है कि धारा 27 के बारे में लिखा हुआ है के अनुरूप शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। पहली चीज है कि धारा 27 तो ये कहती है कि जो शिक्षक है उनका गैर शैक्षिक कार्यों में अभियोजन पर प्रतिषेध है, यानी शिक्षकों को शिक्षण कार्यों के अलावा जो है अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि आप देखते होंगे अपने आसपास भी जो टीचर्स होते हैं उनको किसी भी काम में लगवा देते हैं, लेकिन ये एक्ट ये कहता है कि टीचरों को कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अपवाद के रूप में माना गया है, बाकी में कहा गया है कि उनको अन्य कार्य में नहीं लगवाया जाएगा। 3 कार्य ऐसे हैं जो तो इनको करने ही है, ये इस एक्ट में भी अपवाद के रूप में रखे गए हैं। तो कार्य कौन से हैं? तो पहली चीज कि इनको एक तो चुनाव करवाना है, तो किसी भी तरह का कोई भी मतदान है तो उनमें इनको लगाया जा सकता है, ये भी बात सही है। दूसरी चीज कि 10 साल की जब जनगणना होगी, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो उसमें भी इनको लगाया जा सकता है। और साथ ही में मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपदा राहत जैसा मामला है, तो वहां पर भी टीचर्स को लगाया जा सकता है। बाकी अन्य मामलों में जो गैर शैक्षिक कार्य है उनमें टीचरों को नियोजित नहीं किया जा सकता। कौन सी धारा कहती है? धारा 27 इसके बारे में बात करती है। और यहां पर क्लियर है कि पल्स पोलियो अभियान के बारे में बात की हुई है, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या है? प्लस पोलियो अभियान। इसमें टीचर्स को नहीं लगाया जाता, जबकि आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है और चुनाव कार्य लगाया जा सकता है। तो धारा 27 के 3 अपवाद रखे गए हैं, एक तो आपदा राहत कार्य, एक चुनाव कार्य और एक है 10 वर्षीय जनगणना। बाकी किसी भी कार्य में टीचर को जो गैर शैक्षिक कार्य है उनमें नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर सही आंसर क्या है? बी। उसके बाद में है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सप्ताह एक जो अध्यापक है उसके न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे कितने होने चाहिए? 45 महीने में आपको बताया था, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल थे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में, पहली बात है कि एक शैक्षणिक वर्ष की बात कर रहा है, ये पूरे साल की बात कर रहा है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। दूसरा है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक कार्य दिवस व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ये पूछ रहा है कि एक साल के भीतर भीतर कम से कम कितने तो वर्किंग डेज और कितने घंटे होने चाहिए, इसके बारे में ये बात कर रहा है शिक्षण से संबंधित। और किस में बात कर रहा है? तो कक्षा 1 से 5 तक। और ये भी कहां पर लिखा हुआ है? ये भी अनुसूची में लिखा हुआ है। तो 1 से 5 के बाद बारे में बात कर रहा है, तो पहली चीज कि इसके लिए कम से कम 200 तो कार्य दिवस होने चाहिए, और उसके बाद में 1000 शैक्षणिक शिक्षण घंटे, ये न्यूनतम है यहां पर, है ना? 1000 नहीं, 800 है, सॉरी। तो 800 क्या होने चाहिए? यहां पर शिक्षण घंटे होने चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 6 से 8 तक, तो वहां पर 220 तो कार्य दिवस। अभी इससे संबंधित प्रश्न भी आएगा, तब आपका गलत नहीं होना चाहिए। और 1000 घंटे, ये क्या होने चाहिए? एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम तो होने ही चाहिए। पूछ रहा है कक्षा 1 से 5 तक, इसके हिसाब से राइट आंसर क्या है हमारा? बी, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। अब देखो ये पूछ रहा है कि आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है, यानी आरटीई की धारा 14 क्या कहती है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आरटीई की धारा 14 में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसमें यह बताया था कि यदि किसी के पास में आयु का सबूत नहीं है, तो आयु का सबूत नहीं, किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इस धारा में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी किसी के पास में यदि आयु का सबूत नहीं है तो उसको विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 14, ये जो धारा 14 है इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में है कि किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। पहली बात की जो स्कूल में अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ टीचर आवेश में आकर के बच्चों पर मारपीट कर देते हैं और बहुत बुरी तरीके से जैसी घटनाएं हमारे सामने आई, तो इनको रोकने के लिए और टीचर्स जो है उनको थोड़ा सा पाबंद करने के लिए, ताकि एक बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में थोड़ा सा पढ़ाई करे, तो उसके लिए एक धारा 30 एक्ट में धारा 17 जो ये बात करते हैं कि जो भी बच्चा है उस बच्चे को न तो टीचर किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक दंड देगा, नहीं उसको मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जाएगा। शारीरिक दंड में क्या है कि उसको मारा नहीं जाएगा, और मानसिक उत्पीड़न में यह है कि लगातार उसको इंसल्ट नहीं की जाएगी, उसके बाद में उसकी जाति को लेकर के उस पर कमेंट नहीं किए जाएंगे, ऐसी कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे बच्चा मानसिक रूप से क्या हो, परेशान हो। और ऐसा अगर कोई टीचर करता है तो इसका मतलब है कि उस पर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है, और ये कहां पर लिखी हुई है? धारा 17 में लिखा हुआ है।
रोकने और निष्कासन का प्रतिशत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि रोकने और निष्कासन का प्रतिशत के संबंध में धारा कौन सी है, तो धारा 16 इसके संबंध में बात करती है। वही एग्जाम्पल की 5वीं और 8वीं क्लास में रोका जा सकता है, तो इसके संबंध में धारा कौन सी है, 16। तो इसका आंसर क्या है हमारे बी। अब आ गए कि अगर मान लो अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरा जा सकता है। ये बात यहां पर सही है। देखो एक धारा है हमारे धारा 12। धारा 12 ये बात करती है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालयों की जो 25% सीटें हैं, जो जित क्लास में जितनी सीटें हैं उसका 25% दुर्बल वर्ग और जो अलाभित समूह के जो बच्चे हैं और उनके लिए क्या रखा जाएगा, आवंटित रखा जाएगा। यानी उनको क्या होगा, वहां पर आरक्षण होगा। आप देखते होंगे कि ग्रामीण परिवेश में या फिर आसपास के शहरों में प्राइवेट स्कूल में जो है वो कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है कि जितनी सीटें हैं उसका 25% आप किसके लिए रिजर्व रखेंगे, तो किसके लिए रखेंगे, गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे। जिसमें एक तो दुर्बल वर्ग के बच्चे आते हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है राजस्थान में, और उसके अलावा अलाभित समूह के जिसमें SC ST सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो बालक है वो वहां पर उसमें आते हैं। तो उनके लिए 25% सीटें क्या रखी जाती है, रिजर्व रखी जाती है। और इसके संबंध में धारा कौन सी है, धारा 12। ये कह रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यदि कोई सीट आरक्षित रखी गई और वो उनके आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो वो किससे भरी जाएगी, तो वो अनुसूचित जनजाति से वहां पर भरी जाएगी। आप याद करो कि अगर आप लोग फिल्में वगैरह देखते होंगे तो इरफान खान की एक फिल्म आई थी इस पर, हिंदी मीडियम के नाम से, और उस हिंदी मीडियम फिल्म पर इसी के बारे में दिखाया गया था कि कैसे RTE का लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखी है तो एग्जाम के बाद में उसको जरूर देखें, बहुत ही शानदार वो फिल्म है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की सीटों से वहां पर भरा जाएगा। अब आ गया कि RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें कहां पर निर्धारित है, तो मैंने आपसे कहा था कि धारा 23 किसके बारे में बात करता है, शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यताओं के बारे में बात करता है। धारा 22 में क्या लिखा हुआ है, तो विद्यालय विकास योजना के बारे में लिखा हुआ है। और धारा 21 में क्या होता है, तो धारा 21 में मैंने आपको बताया था कि किसके बारे में जिक्र है, तो धारा 21 में SMC जो है उसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद में आपसे पूछे कि 25 में क्या है, तो छात्र शिक्षक अनुपात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ये यहां पर है। और उसके बाद में 24 में क्या है, तो 24 में अभी थोड़ी जस्ट देर पहले मैंने बताया था, शिक्षकों के कर्तव्य, इनका उल्लेख कौन सी धारा में है, 24 में है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। एग्जामिनर ये 100% है कि आपसे धारा किसी न किसी प्रावधान में पूछेगा इसे। RT अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मान व मानकों के अनुसार 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था, एक याद रखेंगे, 1 से 5 तक 200 तो कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे। 6 से 8 तक के लिए मैंने बताया था 220 कार्य दिवस और 1000 क्या होंगे, शिक्षण घंटे होंगे, और ये क्या है, न्यूनतम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण घंटे कितने होंगे, तो 6 से 8 तक के लिए क्या होंगे, 1000 इसके संबंध में शिक्षण घंटे होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि RT अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25, देखो 19 और 25 में क्या रखे गए हैं कि 19 और 25 में मान व मानक के अनुसार, धारा 19 में भी इसके मान और मानक दिए हुए हैं, धारा 25 में भी दिए हुए हैं कि कोई विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और उसमें यदि 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो उसमें कितने अध्यापक होंगे। अब यह प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका यह प्रश्न गलत होना लगभग तय है। मैंने आपको एक पूरा क्राइटेरिया बताया था कि 121 से लेकर के 200 के बीच में अगर छात्र है तो टीचर कितने होंगे, वहां पर 5 होने चाहिए। लेकिन यदि संख्या 150 से अधिक है तो वहां पर उस स्थिति में एक तो टीचर और एक क्या होगा, प्रधानाध्यापक। लेकिन यहां पर पूछ रहा है 130 विद्यार्थी, यानी ये ऊपर की जो दायरा है इसमें तो आ रहा है लेकिन नीचे के में नहीं आ रहा है, 150 से अधिक के में। इस वजह से यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो 121 से 200 के बीच में कितना है, 30 है। इसका मतलब 5 जो है वो शिक्षक वहां पर प्रदान किए जाएंगे। इसका सही आंसर क्या है, हमारे डी। ये थोड़ा सा इसमें फर्क कर लेना। मान लो 151 आ जाता तो 151 ऊपर वाले में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है,
इसका मतलब है कि 5 तो टीचर होंगे और साथ ही में एक क्या होगा, यहाँ पर प्रधानाध्यापक होगा। तो 5 टीचर, एक प्रधानाध्यापक, यानी 6 होंगे। लेकिन 121 से 200 के बीच में है तो 5 होंगे। इसका मतलब सिंपल सा है कि यदि 121 से 150 के बीच बीच में मामला है तो वहां पर 5 शिक्षक होंगे, वहां पर प्रधानाध्यापक नहीं होगा। प्रधानाध्यापक कहां पर आएगा, जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 150 से अधिक होगी। और ये किसके बारे में लिखा हुआ है, 1 से 5 तक के बारे में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर। अब है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है। बहुत सिंपल सा है, अभी मैंने कहा था कि राजस्थान ने 2011 में अपनी नियमावली बनाई थी। तो ये लिखने में बड़ा है लेकिन नियम 2011 में बने थे, इसकी वजह से ये राइट आंसर है हमारे, कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद में है कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि कक्षा 61 से 90 तक है। देखो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं ला रहा, ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जामिनर ने आपसे बार बार पूछे हैं रीट के एग्जाम में, चाहे अलग अलग पारियों में पूछे हो। तो ये कंफर्म है कि इस प्रश्न के लिए आप लोगों को तैयार रहना है कि ये अनुपात क्या है। तो 61 से 90 तक है तो इसका मतलब है कि क्या होने चाहिए, 3 टीचर वहां पर होने चाहिए। 60 तक है तो 2, और 61 से 90 तक है तो कितने होने चाहिए, 3 वहां पर होने चाहिए। राइट आंसर क्या है हमारा। अब आ गया कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है, तो धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। ये बात यहाँ पर एकदम सही। विद्यालय विकास योजना धारा 22 में है। उसके बाद में कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, ये धारा 39 में है, ये नई धारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, तो ये धारा 33 में है। ये देखो मुझे याद हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो इसका मतलब है कि आपको कंफर्म याद हो जाएगी, बस ये है कि आपको थोड़ा सा इसको देखना होगा। और धारा 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद। और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद हो चाहे राज्य सलाहकार परिषद हो, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें 15-15 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, तो अगर आपसे पूछे कि 1 से 5 30:1, और अगर से पूछे 6 से 8 तो ये अनुपात होगा 35:1। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी, छात्र शिक्षक अनुपात दिया हुआ है धारा 25 में। RSCERT का विस्तारित रूप क्या है, तो RSCERT इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को SIERT के रूप में हुई थी। 2018 में जिसका नाम बदला गया था, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये यहाँ पर एकदम सही है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है इसका नाम है, इसका मुख्यालय उदयपुर में है। इसकी स्थापना और आप लोगों से पूछे तो 11 नवंबर 1978 को हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था, SIERT था। 2018 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, RSCERT। और ये पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य करती है। पाठ्यक्रम से संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा 29 वो पाठ्यक्रम से संबंधित है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार जो था उसने किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यचार या मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया था। तो पहली बात है कि धारा 29 में क्या है, तो धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। तो उसकी एक उपधारा है, उपधारा 1। ये पूछ रहा है कि जो पाठ्यक्रम और जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने किसको दी है, केंद्र सरकार ने किसको दी है, एनसीईआरटी को दी है। और राज्य सरकार ने किसको दी है, तो राज्य सरकार ने RSCERT को दी। अब आगे की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है, तो बच्चों का नामांकन बच्चे की उम्र के आधार पर किया जाएगा। ये बात यहाँ पर एकदम सही है। उसके बाद में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण कितने घंटे होने चाहिए, तो 6ठी से 8वीं की बात कर रहा है, इसका मतलब 1000 घंटे होने चाहिए। ये बात यहाँ पर एकदम सही है। तो कितने होने चाहिए, एक तो 200 और 800, ये पेड़ याद रखेंगे। उसके बाद में 220 और 1000 का ये पेड़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये लगभग हमने इससे संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर कर लिए। उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और जो चीजें आप लोगों ने उस क्लास में पढ़ी थी बहुत ध्यान से, तो आपका एक भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहा होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, अगर आप लोगों ने एक नहीं पढ़ रखा है तो उस क्लास को जरूर देखें। अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम की कमी है तो उसकी स्पीड चाहे आप 2 गुना कर लीजिए, लेकिन वो क्लास जरूर देखें अगर नहीं पढ़ रखा है। और अगर पढ़ रखा है तो इस क्लास को जरूर देखें,
क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ कौन कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आपको पता चल गई होगी। बाकी के जो भी सजेशंस हैं, बाकी के कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को चाहिए और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि क्लास हो, तो उसके संबंध में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।